नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी रण 2018 में। मैं हूं कवीन सचान और हम आज मौजूद हैं राजस्थान के एक बेहद अहम इलाके में। जी हां, ये इलाका कहा जाता है कि सत्ता किसकी बनेगी या सत्ता में कौन पहुंचेगा, यह हर बार यही इलाका तय करता है। ये इलाका है मारवाड़ का इलाका। इस वक्त हम हैं जोधपुर में और इस इलाके में अगर हम 7 जिलों की 43 विधानसभा सीटों को देखें तो अब तक इतिहास बताता है कि जिस पार्टी को इन सीटों पर जीत मिलती है या जिसकी लहर दिखती है, वही राजस्थान की सत्ता की कुर्सी पर काबिज होता है। समझेंगे आज हम जोधपुर से कि राजस्थान के इस इलाके में तस्वीर कैसी है, किन मुद्दों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच लड़ाई है और जनता के सामने वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर वो दोनों ही दलों से यानी कि कांग्रेस और बीजेपी से उम्मीद लगाए हैं, और दोनों ही दलों के पास इन मुद्दों को लेकर आगे का रास्ता क्या है, यानी विजन क्या है। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं जिनका मैं परिचय कराता हूं आपको। बीजेपी से हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राजेंद्र गहलोत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ संगीता शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है मैम। अजय त्रिवेदी हैं, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस से, आपका स्वागत है। हमारे साथ जसराज वोरा हैं, प्रोफेसर हैं आप जेएनयू यूनिवर्सिटी में, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ हस्तशिल्प फेडरेशन से हैं नरेश वोथरा साहब, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। और साथ ही साथ हमारे साथ जोधपुर की सम्मानित जनता और कुछ महिलाएं और युवा भी मौजूद हैं। शुरुआत में करूंगा गहलोत साहब आपसे, क्योंकि सरकार आपकी है। इस बार दोबारा जनता वोट क्यों दे, किन मुद्दों के लिए आप जनता से वोट मांग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार ने पिछले 5 वर्षों में राजस्थान के विकास के लिए अनेकों काम किए, सभी वर्गों के लिए काम किए। हम पिछली सरकार जो विकास दर थी वो 4.3 थी और भारतीय जनता पार्टी की अभी जो सरकार की विकास दर है 8.4 है। इससे हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र के अंदर विकास हुआ। और विकास में आप देखेंगे कि यहाँ के किसानों की बहुत बड़ी समस्या थी। किसान की फसल होती थी तो उसको मूल्य नहीं मिलता था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी ने किसान को फसल समर्थन मूल्य दिया और 1.5 गुना मूल्य देने से किसान की आय में 2 गुना वृद्धि हुई। इसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी का किसान जुड़ा हुआ है। किसान की दुर्घटना हो जाती थी, खेत के अंदर कभी सांप काट जाता था या कोई दूसरी दुर्घटना हो जाती थी, पिछली सरकार 50,000 रुपये दिया करती थी। हमारी सरकार ने इस बार 10 लाख रुपये उन दुर्घटनाग्रस्त किसानों को दे के उनके परिवार को संरक्षित करने का एक प्रयास किया। इसी तरह बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, सड़कों का जाल के क्षेत्र में जिस तरह राजस्थान का जो विकास हुआ है, उस विकास के सामने पिछले 70 वर्षों के अंदर जो राजस्थान में विकास नहीं हुआ, इस बार इस सरकार ने जो विकास किया, प्रदेश की स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से लोगों को सुलभ इलाज होने जा रहा है। इसी तरह रोजगार के क्षेत्र के अंदर हर क्षेत्र के अंदर रोजगार के अवसर बढ़े और उन अवसरों के कारण आज आप देखेंगे 5 वर्ष में कोई भी युवाओं ने बेरोजगारी के लिए आंदोलन नहीं किया। यदि हमारे आज कहते हैं कि सरकार के विरुद्ध कोई बोलता तो बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन होता। हमारी सरकार ने सब रोजगारों को रोजगार देने के लिए, चाहे भारत कौशल योजना हो और सेटअप योजना हो, इनके माध्यम से नौजवानों को उचित प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार देने का काम किया। झूठे आंकड़े, झूठा भ्रम, उसके अलावा कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। मैं कांग्रेस की बात कांग्रेस से करूंगा। आपने कहा कि इलाज, रोजगार, किसान, विकास दर, ये आपने पिछली सरकार में कर दिया, तो इस बार जनता को आप क्या देने जा रहे हैं कि अगले 5 साल के लिए चुने? मेरा सवाल ये था कि क्या नया है आपके पास एजेंडे में जो आप परोसेंगे इस बार? हम जनता को जो हमारे विकास कार्य हैं, सामाजिक सद्भाव के हमारे कार्य थे, सभी वर्गों को संरक्षित करके आगे बढ़ाने के काम थे। अंत्योदय के माध्यम में समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति को आगे बढ़ाने का जो काम हमने किया, इस योजनाओं के आगे बढ़ाते हुए प्रदेश की सुरक्षा के लिए, विकास के लिए और प्रकार जो शेष विकास रह गया वो प्रदेश के विकास के लिए हम आगे काम करेंगे। ओके डॉक्टर अजय, क्योंकि गहलोत साहब ने जो आंकड़े गिनाए मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि आंकड़े काफ़ी ज़्यादा अंतर होते हैं जब अलग अलग आप सोर्सेज को देखते हैं। लेकिन कांग्रेस क्या जनता को देने का वादा कर रही है जिसके चलते
जनता बीजेपी की बजाय आपकी पार्टी को चुनेगी? जिस तरह से मृतप्राय हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और बहुत सारे इनके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये रट के जो जवाब देते हैं आंकड़ों के आधार पर, हम उस सब को खारिज करके गुड गवर्नेंस देंगे, जिसमें पुरानी तरीके से वापस से वो निःशुल्क दवाओं की योजना है, वो गरीबों के लिए योजना है, और सिर्फ इतनी योजनाओं तक ही सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि जिस तरीके से शहर में, प्रदेश में आप देखिए चैन स्नैचिंग से लेके जिस तरीके से लूटपाट घटनाएं हुई है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म होता जा रहा है। बहुत बेसिक ज़रूरतों की बात करूंगा, ये तो बहुत बड़ी बड़ी कपोल कल्पित बातें कर रहे थे, मैं तो छोटी छोटी बातें करूंगा कि बिजली बराबर आने लग जाएगी। कल ही मेरे घर में ट्रैक्टर डलवाया था पानी का, तो कम से कम ये सब लोग जानते होंगे कि कम से कम पानी तो हम कम से कम 24 घंटे प्राप्त कर सके, 8 घंटे मिल सके। बिजली की जो अघोषित और घोषित कटौतियाँ, उसके जो रिकॉर्ड आयाम स्थापित किए हैं, कम से कम उससे तो बच सके। मैं तो ज़मीनी और छोटी छोटी ज़रूरतों की बात करूंगा कि अगर उसकी भी बात करेंगे, और कांग्रेस वो बिल्कुल देगी और देती आई है और देती रही है, तो कांग्रेस के लिए यही मुद्दे काफ़ी है। इतना बड़ा भंडारण इन्होंने हमको बहुत से विषय में मुद्दों का दे दिया है कि शायद मैं बात करूं तो इनके पास कोई जवाब ही नहीं रहेगा। अभी भामाशाह कार्ड के लिए मैं 1 मिनट आपको इसलिए कहना चाहूँगा कि जिस भामाशाह कार्ड की इन्होंने खूबसूरती से बात करी है, वो भामाशाह कार्ड डिस्क्रिमिनेशन से बड़ा हुआ पड़ा है। एक गली में 2 परिवार के पास भामाशाह कार्ड है, तो एक को भामाशाह का लाभ मिलता है, दूसरे को मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो फूड सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड नहीं है। इनका कभी ध्यान ही इस ओर नहीं गया। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा जिन निजी अस्पतालों में इन्होंने भामाशाह कार्ड योजना करके जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया है, मैं फिजिकली वेरिफिकेशन और आंकड़ों को भी पेश कर सकता हूँ, उन लोगों से भी मिलवा सकता हूँ जिनके साथ भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी तो सीमा ही नहीं रही। शायद ये भूल गए कि थोड़े दिन पहले भामाशाह कार्ड पे इसी कारणों से रोक लग गई है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन से भरा हुआ पड़ा है। एक ही भामाशाह कार्ड पे एक आदमी को लाभ मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है। इन योजनाओं के क्या मापदंड थे? इनके तो यही मालिक है, परंतु जो पहले जो योजनाएं चल रही थी कांग्रेस सरकार में, उनको समाप्त करके और इन्होंने भामाशाह कार्ड जो बनाया, वो कोई योजना नहीं, वो एक कार्ड है जिसमें सिर्फ मुख्यमंत्री जी की फोटो को प्रचारित करने का सबसे अच्छा जरिया इनके पास था। राजेंद्र जी, आरोप लग रहा है पर कि पुरानी स्कीम्स के नाम या फोटो बदल दिए गए, कुछ नया करने की बजाय। देखिए साहब, 2013 के अंदर यदि ये काम करते, इनकी योजना सफल होती, तो जनता हमारे मारवाड़ की स्थिति बताएं, 33 सीटों में से मात्र 3 सीटें इनको नहीं मिलती। यदि काम करते, सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, उस समय जो चोरी होती थी, डकैती होती थी, कोई सुनने वाला नहीं था, किसी थाने में जाने पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होने वाली थी। ऐसे हालात के अंदर राजस्थान में 200 में से 163 सीटें जनता ने उनको आशीर्वाद स्वरूप भारतीय जनता पार्टी को दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो काम करती है। इस कारण भारतीय जनता पार्टी, चाहे सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न हो, व्यक्तिगत सुरक्षा का प्रश्न हो, देश की मजबूती का प्रश्न हो, प्रदेश में जो अनेक समस्या, आप ये बात पानी की करते हैं, जोधपुर में पानी भारतीय जनता पार्टी की देन है। जोधपुर में पानी भारतीय जनता पार्टी की देन है। और अरे आप इस बात पे कई विवाद कर रहे हैं, आज विवाद कर रहे हैं। आपने जब ये योजना में कुछ स्वरूप 85 में आपने 40 लाख के अंदर काम बंद कर दिया, और हमने उस योजना पर जवाब लेते, मैं आपको आसाऊंगा इस पर। जोधपुर लिफ्ट कैनाल का काम घोषणा 1977 के अंदर भैरव सिंह जी शेखावत ने की, पर इनकी सरकार है, इन्होंने जोधपुर जनता को हमेशा ये कहा कि हम जोधपुर में हिमालय का पानी लाएंगे। 2 इलेक्शन उन्होंने जीत लिए, 90 का नाम जोधपुर की जनता को वादा दिया कि हम हिमालय का पानी जोधपुर में लाएंगे। इन्होंने उस समय जो काम किया उसमें 40 लाख रुपए मात्र खर्च किए, हमने उसमें 253 करोड़ रुपए खर्च करके जोधपुर की जनता को पानी बनाया, उसका 40 करोड़ करके जोधपुर पानी की सप्लाई की। और आज उसके कारण इन्होंने ये काम किया कि जोधपुर के हिस्से का जो पानी था, इनके समय जो दूसरा फेज शुरू हो जाना चाहिए था 2012 के अंदर, वो फेज इन्होंने शुरू नहीं किया, वो फेज हमने अभी शुरू किया। इस कारण जो पानी के अंदर जो जोधपुर का पानी है वो चारों पर वितरित कर दिया, जिस कारण आज जोधपुर पानी के संकट में। हम ये कहते हैं कि जोधपुर जनता को हमेशा जो पानी मिलता है, राजस्थान में किसी भी क्षेत्र शहर में हमेशा पानी नहीं मिलता है। पहली बात ये रही। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि योजना का नाम, इनकी योजना कागजों तक थी और कागजों उसका किसी को लाभ नहीं मिला, और आज भामाशाह कार्ड योजना में 32 लाख लोगों को राजस्थान में उसका लाभ मिला है, और उसको लोगों को लाभ मिला है, और इस कारण वो योजना आगे बढ़ी है। इन्होंने तो उसका विधानसभा के अंदर उसको बजट में भी पास नहीं कराया कि ये योजना हम लागू करेंगे। चुनाव के 3 महीने पहले योजना लागू की, उसका लाभ मिलने का प्रश्न नहीं उठता था। आप दोनों ने जो बात कही, मैं
जो और हमारे मेहमान हैं संगीता जी, दो मसले जो अब तक निकल रहे हैं, एक पानी को लेकर, और मुझे अचरज होता है कि जब हम 2018 में आकर अभी भी मूलभूत ज़रूरतें हैं उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्या वाकई असल तस्वीर पानी के इस इलाके में दिखती है? और दूसरा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको लेकर क्या ये दोनों बड़े मुद्दे आज भी बरकरार हैं? मैं पहले भामाशाह योजना के बारे में बता दूँ, जैसा कि आपने आंकड़े दिए, आंकड़े कहीं शायद सही भी होंगे कि इतने हमने कार्ड बनाए इतने लोगों का, मगर उसको जो कार्ड बना तो लिए गए मगर लोगों को उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। यानी इनकी भी बात कहीं तक सही है कि उन लोगों को जैसे सबको कार्ड से एक नेटवर्क से जोड़ना चाहिए, वो जुड़े नहीं है लोग, यानी उनको जो हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको उसका लाभ नहीं मिलता है। कुछ लोगों को, सीमित लोगों को लाभ मिल जाता है मगर लाभ नहीं मिलता। और जहाँ बात है करप्शन की, बाकायदा करप्शन उसमें बहुत बड़े लेवल पे हुआ और इस वजह से बंद करना पड़ा। ये दोनों की बात, ये अपने आंकड़ों पे सही है और ये जो इन्होंने जो तथ्य दिए वो भी अपने आप में सही है। इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो पाई, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ उसमें। और दूसरा मसला पानी को लेकर जो कहा जा रहा है, पानी का जैसा कि बताया कि ये दावे हमेशा करते रहे हैं कि पानी हम लाए, ऐसा ये जैसा बताते हैं राजेंद्र जी हर बार, और कांग्रेस की ओर से दावा है कि हम, मगर आज की स्थिति ये है कि जो तीसरे चरण का काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, उस पे काम पे जोधपुर के सांसद से लेके सभी विधायकों ने अभी एक मीटिंग हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री को दिया कि ये तीसरे फेज़ का काम होना शुरू हो जाना चाहिए और बजट में आप इसको शामिल करें। उसको शामिल नहीं किया गया और वो काम नहीं हुआ है, यानी जो कि जोधपुर या पूरे इधर इस पूरे बेल्ट में ज़रूरत है पानी की, वो काम पूरा नहीं किया गया। आपके नज़रिए से ये दोनों मसले क्योंकि बहुत अहम है, पानी और जब स्वास्थ्य की बात करते हैं, और जी तो सरकार की दो महती योजनाएं थी, एक भामाशाह कार्ड की थी और एक जल स्वावलंबन योजना थी। राजेंद्र जी उसको शायद भूल गए, लेकिन भामाशाह कार्ड की बहुत लोगों को लाभ मिला है। वास्तव में गरीब जनता को जब वो हॉस्पिटल में जाती है तो उन्हें उनको लाभ हुआ है, लेकिन सरकार एक योजना लाती है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम प्रशासन का होता है और उसको जमीन पर सही ढंग से उतारने में कई बाधाएं आती है और उसके कारण से कई लोगों को लाभ से वंचित भी होना पड़ा। और जैसा कि कांग्रेस के मित्र ये बता रहे थे कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसी को भामाशाह कार्ड की योजना का लाभ पूरा मिल रहा है और किसी के साथ उस लाभ को नहीं मिल पा रहा है। जहाँ तक जल स्वावलंबन योजना है, वो तो उस तरह से जिस तरह से प्रदेश सरकार लाई थी लागू नहीं हुई। और जो हम यहाँ चर्चा अभी कर रहे थे, पानी कौन लाया जोधपुर के लिए, जोधपुर की बात हो रही है, तो उसमें निश्चित रूप से राजेंद्र जी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक व्यक्ति सा कार्यक्रम था, पार्टी का नहीं था, मैं उसमें शरीक था। हम पैदल यहाँ पूरा कैनाल तक निरीक्षण करने और उसके लिए रामदेवरा तक पैदल यात्रा करी थी। और इसमें अन्यथा न लें, लेकिन राजीव गांधी कैनाल का मूल बेस जो है उन्होंने यहाँ लाए, उसकी आधारशिला उन्होंने रखी, सोच उनकी थी। और राजेंद्र जी तो जब से एमएलए बने या छात्र नेता थे, फिर युवा नेता बने और एमएलए रहे, तो तब से ही पानी के लिए, जोधपुर की जनता को पानी देने के लिए और पानी की व्यवस्था करने में सहयोग करते रहे। जहाँ तक जल स्वावलंबन योजना जो प्रदेश सरकार की थी, अपन पूरे प्रदेश के लिए बात करें तो वो योजना बहुत बुरी तरह से मिजरेबली फेल हुई। अभी आपने अगर 3 दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय ने एक घोषणा करी है कि एक बहुत बड़ी 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपए का एक प्लान जो है वो जो जल स्वावलंबन के लिए ला रहे हैं, जो शायद कई सालों तक पूरा नहीं हो पाएगा। आप 5 साल की सरकार पूरी कर दी और अब जाके घोषणा कर रहे हैं। मेरा एक प्रश्न जरूर रहेगा, मैं प्रश्न लूँगा, उससे पहले एक रिएक्शन पहले चाहूँगा नरेश जी का, क्योंकि वो हर्षल फेडरेशन से हैं। उद्योग और रोजगार इसका सीधा संबंध होता है हालांकि, लेकिन उससे पहले मैं मूलभूत जो जिन दो मुद्दों को लेकर दोनों ही दल दावा भी कर रहे हैं और श्रेय भी ले रहे हैं पुराने किए वादों का, आज की स्थिति क्या है, आगे क्या होगा, इसको लेकर फिलहाल दोनों मौन दिख रहे हैं। ये दोनों मसले स्वास्थ्य को लेकर या फिर पानी को लेकर क्या आज भी बरकरार हैं या फिर ये बदल चुका है? काफ़ी समय से देखें तो जो ओरिजिनल व्यवस्थाएं थी उससे अब तक बहुत परिवर्तन आया और बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आया और दोनों ही सरकारों के समय में आया। योजनाएं अलग अलग रही पर दोनों ने एक ही डायरेक्शन में काम किया, भली वो फ्री मेडिकल सुविधा थी या भामाशाह कार्ड योजना है। दोनों के अपनी परिस्थितियों की इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम्स थी, बट फिर भी काफ़ी हद तक पब्लिक को और आम जन को बहुत फ़ायदा मिला। और अगर थोड़ा ध्यान दे तो वो और सुधर सकती है और उसमें जो खामियां हैं उनको सुधारें तो ये हमारे सबके लिए बहुत हितकारी होगी।
और एक कॉमन पब्लिक जो आम जन है, जो वाकई महंगी दवाइयाँ, महंगी मेडिकल फैसिलिटीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, उस पर बहुत फ़ायदा होता है। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हमारी इंडस्ट्री में एक वर्कर को हार्ट अटैक आया, तो इमीडिएटली भामाशाह कार्ड भी नहीं था, तो उसका प्रोसेस करवाया इमीडिएटली उसे, और फिर उसे सर्विसेज दी गई। तो फॉर्चुनेटली 1.5 लाख का खर्चा वो इंस्टेंट नहीं दे सकता था। फैक्ट्री मालिक ने उस वक्त सपोर्ट किया और वापस रिफंड आने पर उन्होंने रिइंबर्समेंट किया। तो ऐसा नहीं है, काम हुए भी हैं, और काफ़ी जगह जो कहते हैं कि ये तकलीफ है रही है कि एक को मिला दूसरे को नहीं मिला, वो भी उस व्यवस्था का हिस्सा है। तो शायद हमें देखना होगा कि कहाँ हम उसे सुधार सकते हैं और इसको आगे बढ़ा के सबके फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। दूसरी रही जहाँ पानी की, तो अगेन मैं तारीफ़ भी करना चाहूँगा दोनों ही सरकारों की कि कैनाल जैसे शुरुआत की गई थी, तो अशोक जी गहलोत का अपने समय में बहुत बड़ा योगदान है उसमें, और भाजपा सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो दोनों ये बहुत लंबी परियोजनाएं हैं, ये एक नहीं है कि एक साल शुरू हुई और दूसरे साल ख़त्म हो गई। तो एक सरकार से शुरू होती है, दूसरी सरकार के समय में ख़त्म होती है और आगे बढ़ती है। जो आज से 25 साल 30 साल पहले पानी की समस्या थी, मुझे मालूम है कि हमारे घर से हम लोग पानी की बाल्टियाँ घर पे भरने के लिए लेके जाते थे पीने के लिए। वो समय कब का ख़त्म हो गया, और हमारे बच्चों को याद भी नहीं होगा कि ऐसी कोई परिस्थितियाँ एग्जिस्ट भी करती थी जोधपुर में। तो ये बहुत अच्छा परिवर्तन आया कैनाल के आने के बाद में, स्पेशली राजस्थान में, जोधपुर और इसके सराउंडिंग एरियाज़ में। पर फिर भी अभी कुछ समय से वापस पीरियडिकली कभी कभी हमको दिक्कतें दिखती है। दूसरा, इसको मैं रिलेट करता हूँ इंडस्ट्री से। तो हमारे यहाँ बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो पानी की वजह से और प्रदूषण की वजह से इम्पैक्ट हो रही है। तो सरकार का एक लंबा विजन कहीं नज़र नहीं आता कि आज जोधपुर की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जोधपुर, पाली, बालोतरा की तरफ। तो इसके लिए सरकार का एक दायित्व होना चाहिए कि एक मास्टर प्लान बना के इन इंडस्ट्रीज़ को कैसे सर्वाइव किया जाए, एक बड़ा प्लांट इंटीग्रेट करके किया जाए। व्यवस्थाएं करने की कोशिश की जाती है, बट वो एड हॉक होती है और छोटे परिमाण पे है। इसको बहुत बड़े प्लान में लेना चाहिए, ताकि ये इंडस्ट्री जो एक छोटे से, इसको हम चाहें तो अगर थोड़ा सा सहयोग बहुत ध्यान दे के दिया जाए, तो ये इंडस्ट्री जोधपुर, पाली और बालोतरा में कम से कम 10 गुना ग्रो हो सकती है। तो जो इंडस्ट्री एक्सपेंड होनी चाहिए थी, वो इस वजह से रुक गई है। मैं तो इंडस्ट्री पर भी आऊँगा और उससे जुड़ा मसला है रोज़गार का, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कुछ सवाल मैं चाहूँगा कि पानी और स्वास्थ्य को लेकर जो बात हम कर रहे थे, इस पर आप लोगों की क्या सवाल या राय हो तो बताइए। मेरा नाम दिव्या गहलोत है। मैं ये जो मूलभूत सेवाओं के ऊपर जो हम लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो स्वास्थ्य के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो पहले जो सरकार थी माननीय अशोक जी गहलोत की, उस समय 500 से अधिक दवाइयाँ थी जो कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दी जाती थी। आज के समय अगर आप सर्वे करने जाएंगे तो 500 में से 150 दवाइयाँ भी नहीं है जो कि मुफ्त में अब मिल रही है। हर दवाई के ऊपर लिख दिया जाता है कि इसे बाहर कमीशन की दुकानों से खरीदे। तो जो एक आम जनता अपने दुख सुख के समय में उठ के जो हॉस्पिटल का मुंह देखना चाहती थी, एक गरीब आदमी है वो नहीं देखता। दूसरी चीज़, पानी का मुद्दा उठाया जाता है, तो शायद आप काफ़ी बिज़ी रहते हैं अपनी सरकार के अंदर। एक हफ़्ता अपने घर में टिक कर देखें कि सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में कितने बजे तक पानी आता है और कितने दिनों में आता है। जोधपुर के अंदर 4-4 दिन के बाद, 5-5 दिन के बाद पीने के पानी की सप्लाई, ये समस्या इतनी बड़ी है जिससे कि गृहिणियाँ। उसके बाद में बात आती है, ये कहते हैं रोजगार की। मैं ज़्यादा लंबा नहीं, मैं रोजगार पहले जवाब देता हूँ जो आपने कहा। 2 बातें, जो कि दवाइयों की लंबी फेहरिस्त जो फ्री मिलती थी, उसमें कटौती क्यों की गई? अब तो और कोई भी दवाई है वो बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं है। पूरा ये कह रहे होंगे, ये किस राजनीतिक आधार पे कह रहे होंगे, एक भी दवाई बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। सारा जो पेशेंट भर्ती है उसको पूरी दवाई वहाँ मिलती है, इसका कोई प्रश्न नहीं है। इसमें गलत बात करने से कोई मतलब है, आप इसका जनरल सर्वे करवा लीजिए और एक भी दवाई बाहर लाने की जरूरत नहीं है। यदि कोई दवाई बाहर से, कोई उस समय दवाई उपलब्ध नहीं है, तो दवाई उसको वापस बाद में उसको उपलब्ध करवाई जाएगी। ऐसे किसी में कोई तरह की बात नहीं। संगीता जी, वाकई दवा को लेकर, क्योंकि अलग अलग राज्यों में ये कमोबेश स्थिति कई बार दिखती है। सरकारी ऑर्डर कुछ और हैं, सरकार के ऑर्डर हैं, लेकिन जब अस्पताल में जाइए तो कई बार दवाएं वहाँ नहीं मिलती हैं। इस पूरे संभाग में अगर मैं कहूँ, स्थिति कुछ कमोबेश ऐसी जैसी को कह रहे हैं। ये सही है कि दवाइयाँ अब नहीं मिलती। जो पहले जो काफ़ी 500 करीब दवाइयाँ थी, अब बहुत संख्या घट गई जो हॉस्पिटल से मिलती है। यहाँ तक कि आपको मैं बता दूँ, किसी का एक ऑपरेशन एक्सीडेंट हो गया, मेरे एक परिचित का एक एक्सीडेंट हुआ, वो गए वहाँ पर, तो उनको दवाई का आप करीब आपके डॉक्टर ने उसके जो धागा होता है, धागा तक का भी वहाँ से बाहर से मंगवाया। यानी सारी दवाइयाँ, पूरा सब कुछ सामान बाहर से, जो कि हॉस्पिटल में होना चाहिए, वो भी सब वहाँ से बाहर से मंगाए। यानी आपको डॉक्टर को भी आप घर पे दिखाएंगे तो डॉक्टर आपको देखेंगे, वहाँ पर फीस दे के घर पे आएंगे। अब स्थिति हॉस्पिटलों की इतनी बुरी कदर हो चुकी है।
कैसे बदलेंगे, सवाल ये, क्योंकि जब आप वोट मांग रहे हैं तो इसका विकल्प भी देंगे। एक सेकंड इसका जवाब दूंगा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो हड़ताल हुई थी, मैं अपने पूरी टीम के साथ यहाँ पास में शिव भगवान के मंदिर में भगवान शिव को ज्ञापन दे के आया हूँ। अखबार में भी छपा है कि इस जनता के लिए कोई मालिक नहीं है, सरकार में सुनवाई नहीं है। जिस तरीके से रेजिडेंट डॉक्टर्स और इनके मिसमैनेजमेंट के कारण से गरीब भुगतता था, मैं भगवान शिव को ज्ञापन दे के आया हूँ। मतलब ये स्थिति है इनकी। धरातल कभी इन्होंने देखा नहीं है, इनको धरातल का ज्ञान नहीं है, इसलिए बात करते हैं। एक बार हॉस्पिटल में जाके देखिए कि पेशेंट की क्या हालत हो रही है। आप पेशेंट की यहाँ पे मजाक उड़ा के और उसकी बहुत हंसी उड़ा रहे हैं। जोधपुर में पेशेंट की बहुत दुख का विषय है। थोड़ा सी संवेदनशील बन जाइए। हम आपसे शिकायत नहीं करते, बुलाना नहीं करते, हम आपकी बुराई भी नहीं करते, पर आपसे इतनी अपेक्षा करते हैं कि उस जो मरीज जो धक्के खा रहा है, परेशान हो रहा है, और इन ताली बजाने वालों से कह रहा हूं, उसकी स्थिति जाके धरातल पे देखिए क्या है, आपको वस्तु स्थिति का आकलन हो जाएगा। ये बिल्कुल मैं विरोध दर्ज करता हूं इस बात का। आपकी पार्टी के पास इसका जवाब, इसका हल क्या है? आप कैसे उसको आगे लागू करेंगे? सारे टेस्ट फ्री कर दिए गए थे, सारी दवाइयां फ्री कर दी गई थी। मैंने काउंसलिंग करी हॉस्पिटल में मरीजों के साथ जाके। उस दवाओं को बंद करने की क्या जरूरत पड़ी थी? इनको पूछिए मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री राहत को कौन सी योजना थी? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष कौन सी योजना थी? आप एक बार मुझे बताइए मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना थी क्या? भूल चुके हैं सब, योजनाएं भूल गए। मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे थे कि एक दवाओं को लेकर लोक लुभावन वाली योजना थी जो पिछली सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल के बाद में लागू करी थी। बड़ी प्रसिद्ध हुई, लोगों को बहुत सुविधा मिली, सारे टेस्ट फ्री हो गए थे और काफ़ी दवाइयाँ हॉस्पिटल में फ्री मिलती थी। नई सरकार आई, ये दवाइयों की योजना को कोई सरकार ने बंद नहीं किया। व्यवस्थाओं का प्रश्न हो सकता है, लेकिन आज भी टेस्ट फ्री होते हैं। भामाशाह कार्ड योजना बिल्कुल उसका एडिशनल है। जो एडमिट होता है पेशेंट, उसको सारी सुविधाएं मिलती है भामाशाह कार्ड के कारण से। अन्यथा जहां तक दवाइयों की बात है, अब ये अलग बात है कि वहां पर काउंटर पर इस पर जो मॉनिटरिंग है वो कमजोर हो गई। पिछली सरकार ने जितने समय तक ये योजना चलाई बहुत तरीके से चलाई और सारी दवाइयां मिलती थी। वर्तमान स्थिति में ये हालत है कि दवाइयां नहीं मिलती। ये बात तथ्यगत रूप से सही है, लेकिन योजना बंद नहीं की गई है। चलिए, योजना जनता के लिए आज भी सुचारू रूप से। मैं एक और बड़े मुद्दे पर आता हूं, जो है रोजगार का मसला। सबसे पहले उसके बाद मैं आप पर आऊंगा कि क्या पॉलिसी है और क्या वाकई वो कितना मजबूत है। रोजगार को लेकर अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ कहना चाहते हैं, आपने एक सवाल पूछा, मैं चाहूंगा दूसरे को माइक दीजिए प्लीज। रोजगार के लिए एक मेरी बात है, उसके बाद मैं माइक आगे फॉरवर्ड करती हूँ। जो अभी आदरणीय राजेंद्र जी ने कहा कि सारे बेरोजगारों को रोजगार मिल गया, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, 4 साल का कोई आंकड़ा नहीं। परसों हमारे प्रदेश के अंदर 4 युवकों ने ट्रेन के आगे कूदकर इसलिए जान दी है, उनका बकायदा सुसाइड वीडियो नोट आया है कि क्योंकि मुझे नौकरी नहीं मिल सकती, मैं बेरोजगार हूं, इसलिए हम लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसके ऊपर एक भी बार क्या इस पार्टी की तरफ से, इन पार्टी के प्रतिनिधियों की तरफ से कोई ना तो इसके लिए रिएक्शन आया है और ना ही इसका कोई जवाब आया। चलिए ठीक है, अब रोजगार को लेकर या उद्योगों को लेकर क्या दिखता है? सर मेरा सवाल सीधा है कि जैसा गहलोत साहब ने कहा कि रोजगार हमने दिए हैं, इसके लिए पूरे प्रदेश में कहीं आंदोलन नहीं हुआ। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस सरकार ने आंदोलन तो छोड़ो, काला कपड़ा पहनने पे भी प्रतिबंध सा लगा दिया था। यानी विरोध का जो तरीका होता है सबसे पहले उस पर ही आपने बंद कर दिया। तो विरोध नहीं होने की वजह से लोगों को आत्महत्या यानी जान देकर अब बताना पड़ रहा है कि बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि हमें जान देनी पड़ रही है। ओके जी, आपको माइक दीजिए पीछे। जोधपुर संभाग के अंदर रोजगार का समाधान है बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी, और दोनों ही सरकारों के सामने से ये जो फाइल है वो कछुआ चाल से चल रही है। रिफाइनरी को लेकर, रोजगार को लेकर कुछ और लोग कहना चाह रहे हैं, युवा हैं। मेरा सवाल माननीय अजय जी त्रिवेदी से है कि अगर आप कह रहे हैं आपकी सरकार बेरोजगारों की हितैषी है, तो अभी कुछ ही तथाकथित जब चुनाव का जो डेट आई, जबकि उससे पहले शिक्षक भर्ती की जो थी सारी प्रक्रिया नियम तरीके से पूर्ण हो चुकी थी, 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती की, तो आपकी पार्टी के द्वारा उसकी नियुक्तियों को रोकने के लिए रिट क्यों लगाई गई? 5 साल तक आपने। मैं इस पर एक जवाब लूंगा, पहले एक और सवाल लेता हूँ रोजगार। मैं एक युवा हूँ, मेरा नाम विकास चांडा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी सरकार इतने सालों से कंटिन्यू इंडिया के अंदर अपनी सरकारें बनाती आई, तो क्या आज 5 साल में ही युवाओं को
युवा को बेरोजगारी का सामना मिल रहा है कि 70 साल से जो युवा बेरोजगार होता हुआ चल रहा है, उस समय पे क्यों प्लानिंग नहीं की गई थी जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुए? क्या रोजगार की समस्या नहीं है राज्य में? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, रोजगार की समस्या है चलिए पर इतनी नहीं है। आप माइक दीजिए। रोजगार को लेकर सिर्फ मैं बताऊंगा, सारी भर्तियां अभी राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ये इन सारी बातों को रोजगार किसी अब मैं गहलोत साहब से पूछूं कितने प्रतिशत रोजगार दिया, आप सिर्फ प्रतिशत बता दें। और हमेशा पानी आता कि नहीं आता वो तो ज्यादा पता है। चलिए वो एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता मुश्किल से। रोजगार को लेकर मेरे मैं एक करके आऊंगा। पहले तो राजेंद्र जी, एक जो बात कही हमारे बुजुर्ग साथी ने, रिफाइनरी वाकई एक बड़ा मैं कहूँ संयंत्र होता है जो कि रोजगार जनरेट करता है और दीर्घकालिक जनरेशन होता है उसमें, और शायद सहमत होंगे आप। इस तरह की बड़े जो कारखाने, कल कारखाने या पॉलिसी को लेकर है, क्या किया 5 साल में इस पर? तो रिफाइनरी के विषय पर ये कहना है कि जोधपुर, राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में रिफाइनरी लगनी चाहिए और सरकार ने इसके लिए काम शुरू कर दिया और उसका विधिवत काम शुरू हो गया। पिछली सरकार जो कह रहे हैं, अब रिफाइनरी का नाम ले रहे हैं। नहीं, मैं किसी सरकार का नाम ले रहा हूँ, मैं आज की पोजीशन जानना चाहता हूं। आज की पोजीशन में रिफाइनरी का कार्य जनवरी 2018 में प्रारंभ कर दिया गया था और वो काम, शिलान्यास काम लगातार प्रगति पे वो काम चल रहा है और हम सोचते हैं कि 3 साल में वो काम पूर्ण हो जाएगा। और इसलिए रिफाइनरी के साथ वो मदर इंडस्ट्री लगेगी, उसके साथ ऐसे सैकड़ों इंडस्ट्री दूसरे लगेंगे जिसमें हमारे पश्चिमी राजस्थान के लोगों को रोजगार मिलेगा। नरेश जी, क्योंकि इंडस्ट्री की जब बात होती है, कई बार विचारधाराएं भले ही अलग हों, लेकिन राजनीतिक दलों को बड़े हित को देखते हुए, खासकर इलाके की जनसंख्या, उसके युवाओं को देखते हुए उस पर फोकस करना चाहिए। क्या यहाँ पर पिछली सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की, कितना काम किया है और कहाँ पर चूक गए हैं? इसमें 2 पर्सपेक्टिव कहूँगा साहब। सबसे पहले रोजगार की जब हम बात करेंगे तो एक तो स्टेट एम्प्लॉयज़ के लिए जो रोजगार है, एक तो वो व्यवस्था है, दूसरी प्राइवेट इंडस्ट्री जो है उसके लिए। तो स्टेट इंडस्ट्रीज़ में जितने डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे स्थान रिक्त हैं, काम बहुत पेंडिंग है, पर उनके लिए अभी भी नियुक्ता नहीं हो रही है। भले वो पुलिस का डिपार्टमेंट हो, भले लीगल लॉ कहते हैं, हमारे यहाँ जजेस भी इतने कम हैं। अगर आप बात करेंगे तो एक नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत जगह इतने व्यवधान है कि वो काम जो इम्प्लीमेंट होने चाहिए स्टेट के लेवल तक, वो नहीं हो रहे हैं। और समझ लीजिए कि वो नहीं होने की वजह से कितना बड़ा हम नुकसान कर रहे हैं जनता का, कि वो काम नहीं हो पा रहे हैं। प्राइवेट में बात कहें, क्योंकि एक स्किल डेवलपमेंट योजना है जो दोनों ही सरकारों में चली। कांग्रेस के समय में वो शुरुआत हुई, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पेपर पे रह गई, वो पैसे बांट दिए गए। महानरेगा भी थी, उसे भी जोड़ा गया। तो प्रैक्टिकली देखा जाए गाँवों में कुछ काम हुआ, अदरवाइज उसका आउटपुट जो होना चाहिए था वो बहुत कम रहा। भाजपा सरकार के आने के बाद में इन्होंने स्ट्रक्चर किया उसे, पूरा स्किल डेवलपमेंट स्कीम को। कोई भी सेंटर जो स्किल डेवलपमेंट का बनता है, पहले तो ये था कि उसने नाम रजिस्टर किया, पैसा उठाया और ख़त्म हो गया। इन्होंने उसको पूरा स्ट्रक्चर किया कि रोज़ की अटेंडेंस लेनी आवश्यक है, उसका वापस एम्प्लॉयमेंट कंफर्म करना आवश्यक है और उसके बाद पेमेंट होना चाहिए। हालांकि इसमें भी खामियां हैं, बट फिर भी जो कमियां थी काफ़ी हद तक पूरी हुई। उसके बावजूद जो रोज़गार मिलना चाहिए था युवा को, इंडस्ट्री की तरफ उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया कि इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाया जाए। रिफाइनरी की बात करें तो हम 15 साल से बात कर रहे हैं। 15 साल में इस साल 2017-18 में हम शुरू हुए हैं कि इसकी दीवार बननी शुरू हो गई है। तो क्या ये हमारी सरकार के मायने कि हम 15 साल एक चीज़ को घसीटते हैं और सिर्फ इलेक्शन आने के पहले उसे करना चाहते हैं? सब मुझे बड़ा दुख है, पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो राजस्थान को बहुत आगे बढ़ा सकता है। राजस्थान में वैसे भी कोर इंडस्ट्रीज बहुत कुछ नहीं है, टूरिज्म कह लीजिए, मिनरल्स कह दीजिए, और पेट्रोलियम एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था रिफाइनरी का, जिससे एसोसिएटेड काफ़ी यूनिट्स आ सकती है। तो जो डेवलपमेंट 10 साल पहले बड़े आराम से हो जाना चाहिए था, आपस की एक प्रायोरिटी को लेके या स्थान को शिफ्ट करने में अपने स्टेट का और राज्य का बड़ा नुकसान किया है इसमें। तो पॉलिसी अच्छी नहीं है, पॉलिसी क्रिएट करते हैं तो उसमें दूसरे व्यवधान आ जाते हैं, इनकी खुद की पार्टी की प्रायोरिटीज़ आ जाती है। कुल मिला के करना चाहते हैं तो भी विजन बहुत क्लियर नहीं है, और उसको किस तरीके से करना है और सुचारू रूप से कोई हाथ लेके उसे आगे बढ़ाए, ऐसा कुछ नहीं लगा साहब। मैं आप दोनों से, अजय जी, पॉलिसी के मैटर पर सीधे आपने सुना इंडस्ट्री चाहती क्या है, लेकिन दोनों ही दलों पर आरोप है कि उन्होंने इस पर काम नहीं किया। और काम कब होता है? जब चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं। ये स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो एक लिपापोती कार्यक्रम है। जितनी खूबसूरती से को बताया जा रहा है वो एक लिपापोती थी। जब मुख्यमंत्री जी ने 15 लाख रोजगार देने का वादा किया और जिस तरीके से युवाओं की डिमांड्स आई, मैं अभी उन 2 प्रश्नों का भी उत्तर दूंगा, उससे पहले मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से युवाओं की डिमांड आई
रोजगार और 15 लाख की बात पे जब हमारा युवा प्रश्न पूछने लगा कि आपने अपने संकल्प पत्र, घोषणा पत्र में जो 15 लाख का कहा था उसका क्या हुआ, तो उन्होंने एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम से एक लिपापोती शुरू करी, जिसके अंतर्गत युवाओं को स्किल्ड किया जाने लगा। एनजीओस को आनंद फानंद में तैयार किया गया। उस एनजीओ में जो स्किल हो गया युवा, उसको रोजगार बता दिया और अपने 15 लाख के आंकड़ों में उनको सम्मिलित करके गए। ये स्किल डेवलपमेंट नहीं बल्कि आंकड़े डेवलपमेंट की योजना थी। ये बिल्कुल सही बात है और ये सब जानते हैं। उस भैया ने एक प्रश्न किया था कि शिक्षक भर्ती पे क्यों जो रोक लगाई गई। पहली बात तो वो रोक आम जनता के द्वारा थी, कांग्रेस के द्वारा नहीं थी, परंतु मैं उसको कांग्रेस की तरफ से मानते हुए इनका साधुवाद देना चाहता हूं कि आचार संहिता से कुछ पहले बिना मापदंडों के आनंद फानंद में जो शिक्षक भर्ती जारी की गई थी, सभी वर्गों का लाभ नहीं होने के कारण से कोर्ट ने उसको स्टे दिया है। न्यायपालिका के प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि स्टे क्यों दिया गया, कुछ तो सोच के दिया होगा न्यायपालिका ने स्टे, इसलिए कृपया इस तरह के जो कोर्ट ऑफ हमारे कंटेम्प्ट के प्रश्न नहीं किए जाए। दूसरा, एक मिनट, इस युवा ने, एक सेकंड, इस युवा ने जो कहा कि भर्ती जो है कांग्रेस को क्यों याद आई, 91 के लिबरलाइजेशन के बाद जिस तरीके से रोजगार बढ़ा, तो ये युवा जिस कारण से भी प्रश्न पूछ रहा है, इसको मैं जवाब देना चाहता हूं कि ओबामा ने कहा था कि भारतीय युवा से सावधान रहो वरना ये अमेरिका का भी रोजगार चट कर जाएंगे। ये भारत की स्थिति कर दी थी जो मृतप्राय है। आपने लेकिन जो सवाल किया उन्होंने रिफाइनरी को लेकर, क्यों फाइल कछुआ गति से घूमती रही और क्यों उद्योगों को लेकर यहाँ पर कोई नीति आपकी पार्टी की सरकार से और आपकी है? 2013 अप्रैल को रिफाइनरी की घोषणा और फाउंडेशन की तैयारी की गई थी बजट में कांग्रेस ने। 2013 में फाउंडेशन हो गया था सितंबर में आते आते, और उसके बाद में सरकार कांग्रेस की चली गई थी। सर यही तो सवाल है। उसके बाद में चुनाव, उसके बाद में 4 साल में, सर मेरा सवाल सुन लीजिए, चुनावी साल में ही रिफाइनरी इस तरह के प्रोजेक्ट की याद पार्टियों को क्यों आती है? 4 साल तक आपके दल, आपकी सरकारें क्या करती हैं? किसी भी आचार संहिता से पहले कार्यक्रम किया गया था, आचार संहिता के बाद नहीं था। ये अगर किया भी गया था रिफाइनरी का फाउंडेशन, तो इसमें असंवैधानिक किया था। आप बताइए, चुनाव के समय में किया तो इसमें गलत क्या था? असंवैधानिक नहीं था। मुझे ये बताइए कि इसमें गलत क्या है चुनाव के समय? उसके बाद संवैधानिक नहीं होता। आप ये बताइए कि 4 साल बाद इन्होंने उसी को रिफाउंडेशन क्यों किया? 4 साल के बाद मैं आपके पास जा रहा हूँ। 4 साल के बाद जब आप चुनावी साल में घोषणा करते हैं तो आपके इरादे और मंसूबों को झलकता है कि आपका इरादा क्या था। अब मेरा सवाल आपसे है, 4 साल बीतने के बाद 18 में आके आपको याद क्यों आती है रिफाइनरी? हमने उसकी, इन्होंने जो घोषणा की थी और उसका जो कुल लागत उन्होंने बताई थी 23,000 करोड़ की, वो 23,000 करोड़ की लागत के उन्होंने पूरा मेजरमेंट नहीं किया और उसका पूरा उसकी जांच पड़ताल उन्होंने नहीं की। जल्दबाजी में सितंबर में इनको उसका शिलान्यास करना था, इसलिए कर लिया। और इस कारण जब हमने पूरा अपने सारे विशेषज्ञों से और इंजीनियरों से सारा उसका वापस प्रोजेक्ट बनाया, तो प्रोजेक्ट 16,000 करोड़ में वो हमारी आज रिफाइनरी लग रही है। मतलब 23,000 करोड़ और 16,000 करोड़ में कितना फ़र्क था यदि हम राजस्थान की जनता को लूटने थोड़ी देते। आज उसके कारण आज हमारा रिफाइनरी का काम तेज़ी से चल रहा है और राजस्थान सरकार का और राजस्थान की जनता का पैसा भी कम लग रहा है, लागत भी कम लग रही है। इसका कोई जवाब ही नहीं इनके पास। चुनावी वर्ष में ही सिर्फ पॉलिसी तैयारी हो रही है या बड़े संयंत्रों की घोषणा हो रही है, या वाकई इलाके के विकास को लेकर दोनों ही दल अगर गंभीर हैं तो जीत के साथ वो प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं होती? जिसमें पहले रिफाइनरी पे बता दूं, रिफाइनरी पर दोनों पार्टियों ने पूरी सियासत करी। 2004 में ये मणिशंकर अय्यर ने घोषणा कर दी थी, मगर पहले वसुंधरा जी ने उसको वो कहा कि नहीं इधर लगाना उचित नहीं है, इतना तेल नहीं है, सारा करके अटका के रखा। जब सरकार चुनाव होने वाली थी उससे पहले उन्होंने एक टीम बुलाई और कहा कि अब लगेगी रिफाइनरी। फिर बाद में जब गहलोत सरकार आई तो गहलोत सरकार ने भी पूरे 4 साल काम नहीं किया, एन वक्त पे उन्होंने उसको वो शिलान्यास करवा दिया। फिर उन्होंने ही शिलान्यास करवा दिया, पूरा एक तरह से सारा काम शुरू हो जाता। यदि 4 साल पहले वो काम शुरू हो जाता तो आज रिफाइनरी बन गई होती, मगर 4 साल उसको नहीं, लागत कैसे लग गई? वो तो आपने तो आते ही कहा था ये प्रोजेक्ट ही सही नहीं है। 43,000 करोड़ 16,000 करोड़ नहीं, 16 और उसकी बात, ये तो बाद में एक फार्मूला आया, जबकि मुझे ध्यान है कि सबसे पहले ही उन्होंने ये आते ही ये कहा
कि ये तो बिल्कुल ये तो लगाने लायक ही नहीं थी, और ये हुआ वो वाइबल इसलिए इसकी लागत जितनी लग रही है वो राजस्थान की कैपेसिटी नहीं है इतना पैसा अभी भी आज की तारीख में भी 8 इसलिए हमारी जमीन है, हमारा तेल है और हमारा सारा खनिज है, उसके बाद भी हमको पैसा देना पड़े इतना, तो उसका मतलब क्या? फिर हमने लैंड का पैसा कॉस्ट कम करवाई उनसे, सारी कॉस्ट कम करा के 43,000 से 16,000 करोड़ पे आए। कम करते करते 4 साल गुजर गए। नहीं उस टाइम तो लगेगा 16,000 करोड़ और 43,000 करोड़ में कितना फर्क है? जसराज साहब, पॉलिसी और राजस्थान के लिए ये जो बाड़मेर में रिफाइनरी लगने वाली थी, ये बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना थी। इससे कम 1,000 इंडस्ट्रियाँ डेवलप होती और कम से कम 2 लाख लोगों को रोजगार मिलता और मिलता रहता लंबे समय तक। और ये दोनों पार्टियों की राजनीति और सियासत का शिकार हो गई। 2004 में बाड़मेर का रहने वाला हूं मैं, तेल निकल गया था। 2008 से 2013 तक सरकार रही कांग्रेस की, और जाके 2013 में उसका शिलान्यास कराया, आचार संहिता से पहले कराया, इलीगल नहीं था, लेकिन तब तक सरकार सोई रही, फाइलें इधर से उधर मूव होती रही। उसके बाद चूंकि सरकार बदल गई, परिवर्तन हो गया, ये सरकार 4 साल तक उस फाइल को दबा के बैठे रही। लागत को अगर कम करना था तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। मतलब भारत पेट्रोलियम भी यही था, बीपीसी जिसके साथ इनका एग्रीमेंट था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इन्हीं की थी। लेकिन इस रिफाइनरी को जानबूझकर, और मैं तो ये मानता हूं कि युवाओं के रोजगार से इनका कोई लेना देना ही नहीं किसी को, ये सियासत का खेल करते हैं। 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, 15 लाख रोजगार दे देंगे, और आज भी सारी की सारी भर्तियां लंबित पड़ी। मैं विश्वविद्यालय का शिक्षक हूं, मेरे विश्वविद्यालय में जिस डिपार्टमेंट में 30 टीचर हुआ करते थे, आज 5 टीचर है, 6 टीचर है, और उनके अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, और रिफाइनरी को तो हमने बिल्कुल दरिद्र की स्थिति में ले आया। यद्यपि आज की तारीख में उसका काम चल रहा है और बाउंड्री वॉल बन गई है, और कुछ दूसरे काम भी उसकी रिफाइनरी की तेज गति से हो रहे हैं। सर, एक जवाब मेरे को इनका देना पड़ेगा। इनकी स्मृति में नहीं है कि बायतू में रिफाइनरी जो तय हो गई थी, 2 साल तक इन लोगों ने आंदोलन करवा के उसको रुकवा के रखा, जिसके कारण से ये लेट हुए। इनकी स्मृति में भूल गए बायतू के वो आंदोलन और किसान आंदोलन के कारण 2 साल लेट हुआ। उसके बाद चुनावी वर्ष के आसपास आते हुए ये कार्यक्रम तय हुआ था। मैं इनके सारे आंकड़े आपको दे सकता हूँ। 2 साल तक इन्होंने विरोध कराया, इनके एमएलए ने उस रिफाइनरी का विरोध कराया था पूरी तरीके से। किसान तब उसको बायतू से शिफ्ट किया गया, बायतू से शिफ्ट किया गया, और चलिए एमएलए कौन थे पहले? सोनाराम जी थे, किसके एमएलए थे? एमएलए तो सोनाराम बार-बार कह रहा हूँ कि अरे कैलाश जी का आंदोलन था, वो आप भूल रहे हो, जो वर्तमान में अजय जी वो वर्तमान में अभी एमएलए, उन कैलाश जी का आंदोलन था। ये उस बात को मेरे को शब्दों में आप डामाडोल कर ही नहीं सकते। अजय जी, राजेंद्र जी, ये जनता जो है, ये इनके करवाए गए जनता सब कुछ जानती है, लेट हुई थी, इसका ये जनता सब कुछ जानती है कि एक विधायक के विरोध पर न कोई प्रोजेक्ट रुक सकता है अगर सरकार चाहे। आंदोलन बहुत बड़ी लेवल में हुआ। ये जनता ये भी जानती है कि चुनावी वर्ष में ही घोषणाएं या उद्घाटन क्यों होते हैं, स्थान परिवर्तन किया गया था, और मैं इसीलिए बार-बार कह रहा हूं, आप जनता के सामने अपनी बात साफ गोई के साथ रखिए कि आप नहीं कर पाए, गलती तो गर्व से ये कह सकते हैं कि हमारे एक और मसले पर आना चाहता हूं, शिक्षा को लेकर हुई और हुई। शिक्षा को लेकर यहाँ पर क्या स्थिति है, कैसे बदली है? जी, शिक्षा का लेवल इस इलाके में जो होना चाहिए था वो मिल रहा है, और सरकारों ने किया क्या? मैं जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर का स्टूडेंट हूँ, सरवर खान, और मैंने विश्वविद्यालय में भी मैं 9 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ इस विश्वविद्यालय में। जब मैं 2010 में मैंने एडमिशन लिया था तो विश्वविद्यालय के हालात थोड़े ठीक थे। आज पश्चिमी राजस्थान का एक विश्वविद्यालय, इतनी हालात ख़राब है विश्वविद्यालय की कि एक प्राइमरी की स्कूल से भी बदतर हालात हैं। विश्वविद्यालय में 2013 में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा राजे जहाँ पर जो धरना चल रहा था वहाँ पे आए, तो उन्होंने कहा था कि पूरी की पूरी भर्ती रद्द करेंगे। उसके बाद न भाजपा ने वो वादा निभाया, न नए शिक्षकों की नियुक्ति हुई। दोनों ही पार्टियों के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, तो इस विश्वविद्यालय में राजस्थान के अंतर्गत भाजपा की भी सरकार रही है और कांग्रेस की भी सरकार रही है। तो यहाँ की स्थिति ये है, यहाँ के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार ये बोलते हैं कि प्रोफेसर के सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी पेंशन के पैसे सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन हालात ये हैं कि पिछले कई वर्षों से दोनों पार्टियों की सरकार भी रही है, उसके पेंशन के पैसे स्टूडेंट की फीस में से काटे जा रहे हैं। तो कैसे, किस तरह से विश्वविद्यालय के छात्रों को सुविधा दे पाएंगे? ये बहुत अहम सवाल है राजेंद्र जी। युवा जब पढ़ने जा रहा है और जिस तरीके से
ये बात बिल्कुल सही है, मैं दोनों पूछता हूँ लेना चाहिए, चाहे इनकी क्यों सरकार हो, चाहे इनकी हो। जिस तरीके से हालात हैं विश्वविद्यालय में, बदलने को लेकर रोड़ा क्या है, दिक्कत क्या है? विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थान है, सरकार का नियंत्रण शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में है। फाइनेंस का जहाँ सरकार उनको समय समय में फाइनेंस करती रहती है, उसके साथ जोधपुर विश्वविद्यालय के हालात 2013 से पहले वो उस समय ख़राब हुए। उसके बाद धीरे धीरे इस पूरे 5 साल में हमने यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का पूरा प्रयास किया और आज सुचारू रूप से विश्वविद्यालय की व्यवस्था सुधर रही है। रहा रही है विश्वविद्यालय स्तर की बात, अब माध्यमिक विद्यालय और सीनियर हायर सेकेंडरी विद्यालय जो गाँवों में नहीं थे, उनको क्रमोन्नत करके हमने उन गाँवों में उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। उसके साथ लोगों में निजी विद्यालयों में जाने का लोगों को एक क्रेज़ था और इसलिए हमने भी अपने विवेकानंद विद्यालय के माध्यम से, आदर्श विद्यालय के माध्यम से हर पंचायत समिति में एक ऐसा विद्यालय खोलने की कोशिश खोला है जिसके माध्यम से हमारे हिंदी और अंग्रेजी और सबके माध्यम से विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा ले सके। सरकार का ये प्रयास रहा है अच्छी शिक्षा, और इसके कारण हमने देखेंगे पिछले 5 साल की पिछली सरकार थी, वहाँ सरकारी विद्यालय में विद्यार्थी आने बंद हो गए थे, संख्या कम हो गई थी। इसके कारण हमने कुछ स्कूलें बंद भी करनी पड़ी। हमने उसके बाद आज शिक्षा का स्तर सुधरा है और सुधरने का आज विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। सुधरा है, कुछ लोगों ने कहा ठीक है, कुछ ने कहा कि हालत लेकिन प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं। स्वायत्त शासी संस्था है, लेकिन इसका सारा वित्तीय प्रबंधन राज्य सरकार करती है। अगर हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकों को बराबर वेतन नहीं मिल पाता है और उनकी पेंशन की समस्या है, तो चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। प्रोफेसर साहब, पेंशन समस्या कब से है? पहले 5 साल से नहीं है। मैं सिंडिकेट का मेंबर रहा हूँ, पिछले है ना, पिछले 20 साल से समस्या है। दायित्व तो सरकार का रहता है। दायित्व आपकी आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें है ना, उसमें पेंशन व्यवस्था थी नहीं। हमने पिछली सरकार के समय आपको धीरे धीरे पेंशन की ओर लाने की कोशिश की है। सरकारी कर्मचारी माने नहीं जा रहे थे, अब आपको सबको पेंशन मिलने के लिए सरकार धीरे धीरे व्यवस्था कर रही है। अजय जी, मैं आपका नहीं, मैं आपका जवाब भी सुनूंगा, लेकिन मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि विपक्षी पार्टी आप यहाँ पर हैं और आप दावा कर रहे हैं कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं या फिर आप उनको बाहर कर देंगे सत्ता से। विजन आपके पास होना चाहिए, आपके पास विकल्प होना चाहिए, आपके पास रास्ता होना चाहिए कि विश्वविद्यालय को लेकर क्या एजेंडा है, कैसे बदलेंगे, स्वास्थ्य को लेकर आप कैसे लागू करेंगे, रिफाइनरी कितने महीने के अंदर आप शुरू करवा देंगे, क्या जनता से कहेंगे? आप सिर्फ विरोध करेंगे या एजेंडा बताएंगे? सर, कांग्रेस ने तो हमेशा अपने आप को प्रूव ही किया है। रिफाइनरी भी चालू होगी, वो हंसने के लिए साथ लेके आए, वो रिफाइनरी भी चालू होगी और जो मैंने मेडिकल और स्वास्थ्य के लिए कहा था, जिस तरीके से सुविधाएं पहले थी और जो योजनाएं थी उनको वापस शुरू किया जाएगा गुड गवर्नेंस के साथ। मैंने ये शब्द भी कहा था। और जहां तक शिक्षा और क्रमोन्नत की बात करें, मैं एक बार इनसे जानना चाहूंगा कि अक्षय दान पेटिका योजना क्या है भारतीय जनता पार्टी की, आपको पता है? मैं बताऊंगा, मैं इनसे अक्षय दान पेटिका में स्कूलों में एक पेटी रखवा दी है और जिसमें कहा है कि गरीब बच्चा आके इसमें पैसा डाले ताकि स्कूल का खर्चा चले। ये स्थिति है इनकी। उन बच्चों से पैसा मांग रहे जिस स्कूलों को क्रमोन्नत करने की बात कहे, इनको शायद इस योजना का भी नॉलेज भी नहीं है। पेटियां रखवाई स्कूल में और कहते हैं कि जिस बच्चे के पास पैसा वो रखा जाए, उस बच्चों के पैसे स्कूल चलाएंगे। और पूरी स्थिति है, इन्होंने शाला दर्पण के नाम से स्कूलों की व्यवस्था भी है। शाला दर्पण के बारे में आखिरी, क्योंकि वक्त कम है, एक आखिरी सवाल है जवाब देने की स्थिति में इस इलाके को लेकर। इस इलाके का जो वजूद है या इस इलाके की जो पहचान है वो एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर है। टूरिस्ट के तौर पर यहाँ पर एक बड़ी आमदनी का सोर्स हो सकता था और ज़्यादा, लेकिन आप बताएं कि किस तरीके से यहाँ पर काम हुआ है टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करने को लेकर और क्या और डिमांड आप दोनों दलों से कर रहे हैं? यदि मैं कहूँ टूरिस्ट के हिसाब से, तो पिछले कुछ समय से जोधपुर में और जयपुर में हेरिटेज सिटी डिक्लेयर करके जो पुराना सिटी एरिया है उसको काफ़ी डेवलप किया गया, वो बहुत सुंदर हो गया। जहाँ हमारे जितने भी टूरिस्ट आते हैं, हेरिटेज सिटी जो बनाया गया वो बड़ा सुंदर हो गया। पहले जो स्वरूप था आज से 5 साल पहले, तो भाजपा की सरकार में और नगर निगम के और घनश्याम जी ओझा साहब के और सबके सहयोग से ये एक बहुत अच्छा काम हुआ। बट सबसे बड़ी बात जो मैं कहूँगा, इसके अलावा एक जो विजन होना चाहिए। हम लोग कई बार बात करते हैं कि हमारा विजन क्या है, कि ठीक है हमने ये एक एरिया तो किया। अगर मैं टूरिस्ट की बात करूं कि जोधपुर में आज कोई भी टूरिस्ट आता है तो 1 दिन के लिए आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन एक्स्ट्रा रुक जाएगा।
क्योंकि बहुत लिमिटेड स्थान है जब वो जा सकता है। उम्मेद भवन हो गया, हमारा मेहरानगढ़ किला हो गया। हमें करना चाहिए कि जोधपुर में टूरिज्म में 2-4 और ऐसी यूनिक चीज़ें लाई जाए ताकि टूरिस्ट एक की जगह 2 दिन रुके। आप इमेजिन करिए कि जो 1 दिन रुक रहा है उसकी जगह 2 दिन रुकेगा तो होटलों की आमदनी डबल हो जाएगी, जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब डबल हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लाई होगा। वो विजन कोई नहीं कैरी करता साहब। ये एक एरिया है, सुंदर किया, बहुत बढ़िया, बट वो विजन जिसकी आवश्यकता है वो मिसिंग है कम्प्लीटली यहाँ पे। दूसरा हम बात करें तो विजन बनाने वाले कौन? हम लोग यहाँ बैठे हैं। विजन बनाने के लिए हमें देखना चाहिए कि दुनिया की सबसे बेहतरीन जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज कहाँ चलती है उन्हें देखें और उनको हम फॉलो करके हमें क्या करना चाहिए। हमारे यहाँ तो मैंने बहुत ट्रैवल किया साहब, मैंने अपनी ज़िंदगी में ट्रैवल से बहुत सीखा और टूरिज्म संभव मेरा पर्सनल फेवरेट भी रहा है। तो मैंने तो कई बार राजेंद्र जी से भी बात करते थे, जब आप थे जेडीए में तब भी बात हुई, उन्होंने हमेशा पॉजिटिव रुख दिया कि हमको कुछ अच्छी चीज़ें लानी चाहिए जोधपुर में। विवेक विहार भी जिस वक्त आया तो उसके साथ भी इंटीग्रेशन करना चाहिए कुछ चीज़ों का। अब पॉलिटेक्निक कॉलेज में कुछ बड़ा काम हो रहा है, साइंस सिटी एक लाई गई, तो एक लंबा विजन हमें चाहिए। आज भी हम बात करते हैं तो प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं, माध्यमिक की बात करते हैं, पर शिक्षा को किस लेवल पे लाना उसकी कोई बात नहीं करता। सीबीएसई जिस वक्त शुरू हुआ था साहब, मुझे बड़े अच्छे से याद है कि उन्होंने इंटीग्रेशन किया था, हम भारत का अपना एक बोर्ड सिस्टम बनाएंगे और वो इतना बेहतरीन बोर्ड सिस्टम होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हम बनाएंगे और उसको उस लेवल की शिक्षा देंगे जी। पर ग्रेजुअली हम देखें तो सीबीएसई में जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, अफसर बदलते गए, मंत्री बदलते गए, उसका डाइल्यूशन स्टेज तक हो गया कि आज हम बात करते हैं सिर्फ एजुकेशन फॉर ऑल, साक्षरता की बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन तो हवा हो गई हमारी। आज भी हम 11वीं और 12वीं के बच्चों से बात करें तो जिनको मेडिकल में जाना है, जिनको इंजीनियरिंग में जाना है, जिनको सीए करनी है, तो उनके लिए क्या रास्ता है? कोचिंग सेंटर जाइए। शिक्षा का क्या व्यवस्था है? 11वीं और 12वीं में क्या हमारी सरकार कोई काम नहीं कर सकती? उन्होंने तैयार करे। साहब वाकई जो डेस्टिनेशन है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर के लिए जोधपुर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जैसलमेर जो भी टूरिस्ट जाता है जोधपुर होकर पास होता है। जोधपुर में टूरिज्म के लिए बहुत काम हुआ है, लेकिन बिल्कुल नरेश जी ठीक बात कह रहे हैं कि अभी कुछ ऐसे स्पॉट डेवलप होने चाहिए। जैसे राजेंद्र जी ने अपने समय में जेडीए में एक गौरव पथ डेवलप किया, उसमें 5-7 ऐसे स्टेशन हैं जहां आदमी 5 मिनट रुक के उसको एक अच्छी अनुभूति होगी, अच्छी भावनाएं फैलेगी कि यार राष्ट्र के महापुरुषों की मूर्तियां लगी हुई है और एक साफ सुथरी रोड है, बड़ी है। ऐसे कुछ अन्य स्पॉट, वाटर पार्क है, अन्य कोई इस तरह के हिस्टोरिकल मोनूमेंट जो हमारा मंडोर गार्डन है उसको और अच्छे से अगर डेवलप करे तो टूरिज्म की बहुत संभावना है। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, कई लोगों को उसके साथ लगाव और रुझाव मिलता है। एक टूरिस्ट अगर एक दिन जैसलमेर जाने के लिए यहाँ रुकता है, अगर 2 दिन वो जोधपुर के लिए रुके तो सारी जो हमारी रेवेन्यू है फॉरेन करेंसी की वो जोधपुर में डबल हो जाएगी। केंद्र सरकार को भी इससे फायदा है, राज्य सरकार को फायदा है और इस संबंध में काम करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। मुझे नहीं पता इन्होंने कितना किया होगा। टूरिस्ट प्लेस कैसे डेवलप करने का इरादा है? मैं आपको बताता हूँ कि शायद बोथरा जी को पता होगा, लोनली प्लेनेट एक किताब चलती है जिसको देख के ही फॉरेन टूरिस्ट उसके एडवाइस से ही वो जाता है। जोधपुर का कॉलम पन्ना खोलेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, अभी लिखा गया है कुछ सालों में, बी प्रिपेयर फॉर द हैजलिंग एंड डर्टी सिटी। जोधपुर की ये सूरत जो है, इनकी सफाई अभियान की जो धज्जियां उड़ी उसके कारण हुई और उसके कारण टूरिज्म कम हुआ। आप चाहे तो पर्यटन विभाग पास में उसके आंकड़े उठा के देख लीजिए, गत 5 में और विगत 5 वर्षों में टूरिज्म कितना कम हुआ है। ये गंदगी और जो शहर की स्थितियां हुई है, जो टाउट्स की जो प्रॉब्लम्स थी उसके कारण से टूरिज्म खत्म हुआ है और लगातार खत्म होता जा रहा है। ध्यान नहीं देंगे तो और ज्यादा खत्म होगा। आप कैसे बदलेंगे? बिल्कुल, टाउट्स को खत्म किया जाएगा, शहर को सफाई की जाएगी और टूरिस्ट प्लेसेस को किया जाएगा। हेरिटेज पाथ के नाम पे कुछ पत्थर चौपड़ के और जो इन्होंने अपना जो भ्रष्टाचार का उदाहरण दिया उसको खत्म किया जाएगा, शहर को क्लीन किया जाएगा। इनसाइड सिटी जो ब्लू सिटी के नाम से पॉपुलर है उसको ब्लू करवाया जाएगा, जिसके लिए प्रयास किए भी गए थे। आने वाली सरकार निश्चित तौर पर इनर सिटी को ब्लू करके जोधपुर की एक सुंदर तस्वीर टूरिज्म के लिए देगी जिसको वो पसंद करती है। संगीता जी, वाकई इस सेक्टर में टूरिज्म सेक्टर काफ़ी पोटेंशियल दिखता है, खासतौर पूरे राज्य में ही और इस पूरे जोन में अगर कहूँ, लेकिन उस तरीके के हालात नहीं देखते हैं क्योंकि इंडस्ट्री के तौर पर डेवलप नहीं हो पाया। जी, पिछली सरकार ने जैसे किया था जोजरी रिवर फ्रंट वगैरह, उस पर था कि साबरमती जिस तरह से अहमदाबाद में हुआ है वैसा ही इस तरह से यहाँ जोजरी रिवर फ्रंट उसको करना था। और भी कई ऐसी योजनाएं थी मगर उस पर काम हुआ नहीं। और इसमें भी वर्तमान में भी नगर निगम ने, जेडीए ने बहुत सारी घोषणाएं करी, यहाँ के जैसे मंडोर गार्डन है, ऐसे कई जगह थी डेवलपमेंट, वो हुआ नहीं, काम नहीं, कई योजनाएं बनी मगर काम नहीं हो पाया। ओके, हमारे साथ पीछे कुछ महिला है, मैं चाहूँगा आप उनको माइक दीजिए। मैं समझना चाहूँगा कि आप लोगों की नज़र में इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे हैं जो कि आप लोगों के मुद्दे हैं लेकिन हमारे दल जो है वो उसको भूल जाते हैं या पहचान नहीं रहे हैं। प्लीज़ खड़े होकर अगर आप बता पाएँ। मेरा नाम दीपिका सोनी है।
वैसे तो वादे सारे करते हैं, लेकिन कोई भी अपने वादों पे खरा नहीं उतरता। यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जब आप धरातल पे उतरते हैं तो आप उतरते ही नहीं है। पहली बात तो यह है, आप उतरते ही नहीं हैं। अब भाजपा की सरकार आई है, वो उतरी है। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ। आपने अभी पर्यटन की बात की, 32 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने माचिया सफारी पार्क में किया है, और माचिया सफारी पार्क हमारा बना है। आप बिलीव करेंगे, सिर्फ 1 साल की अवधि में 3 लाख लोगों ने उसका विजिट किया है। तो ये हमारा एक पर्यटन के हिसाब से प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, आप सफाई की बात करते हैं। सर, जितनी गंदगी कांग्रेस के टाइम में मैंने देखी है, मैं अपने मोहल्ले की बात करती हूँ, दूसरा कहीं नहीं जाती हूँ। आपके टाइम में मैंने जो गंदगी देखी है, आवारा कुत्ते घूम रहे हैं वहाँ, गायें मुंह डाल रही है, पॉलीथीन उनके मुंह पेट में जा रहा है। अभी हमारी सफाई के अंदर मेरे मोहल्ले में बिल्कुल भी गंदगी नहीं मिलेगी आपको। क्यों कि जब वो आते हैं सफाई कर्मी, तो उससे पहले हमारे मोहल्ले वाले उनका वेट करते हैं, वो आते हैं तो उनको डालते नहीं। तो हमारा एक टाइम लिमिट है, इससे पहले आप यहाँ इस जगह पे डाल दीजिए। वो एक जगह है, तो हर ये काम हम सब मिलके करते हैं, केवल सरकार चिल्लाने से काम नहीं होते। चलिए, शुक्रिया आपका। एक आखिरी सवाल आप जी, जल्दी से, वक्त खत्म हो चुका है। सर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत संक्षेप में सर। बिल्कुल टूरिज्म के बारे में बताऊंगा। टूरिज्म प्लेस में हमारा राजस्थान में जो भी टूरिस्ट आता है, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर जरूर जाता है, लेकिन आज जोधपुर और उदयपुर के बीच में कनेक्टिविटी 25 साल हो गए, कोई ट्रेन की व्यवस्था, दोनों पार्टियां बैठी, दोनों नहीं कर पाई। हाईकोर्ट का इंटरवेंशन हुआ, उसके बाद मामला जस का तस है। आज जोधपुर के नागरिकों को और उदयपुर वालों को, दोनों को इतनी बड़ी तकलीफ है। सिर्फ हमें बसों पे माध्यम पे रहना पड़ता है, प्राइवेट बसें हैं या सरकारी बसें, उनकी हालत खराब है। आप सब लोग एग्री होंगे, ये दोनों नहीं बोल सकते इस मामले में। 25 साल से लेके बैठे हैं इस बात को। क्या एक मोदी जो बात करते हैं बुलेट ट्रेन की, क्या हमारे उदयपुर और जोधपुर के बीच में ट्रेन नहीं हो सकती? ये बात जो दर्द है, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन जो बात मैडम ने कही, जो कही उन्होंने कि सर जमीनी हकीकत क्या है उसको समझिए आप दोनों ही दल, क्योंकि आप दोनों ही बारी बारी से सत्ता में आते हैं, और जमीन पर उतर कर ये भी देखिए कि जो आपने वादे किए थे वो हकीकत में पूरे कितने हुए हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़े रहने के लिए, और आप सभी का धन्यवाद कि हमारे साथ आप आए। और उम्मीद करते हैं कि जो आज यहाँ से मुद्दे उठे हैं और जो वादे या फिर जो दर्द झलका है, उसको आने वाली सरकारें फोकस करेंगी, ध्यान देंगी, अपने विजन, अपने विचारों के जरिए भविष्य के नए राजस्थान को गढ़ने की कोशिश करेंगी, जो आम जनता के दर्द को कम करता हुआ उसे खुशियां दे सके। फिलहाल आज मेरे साथ जोधपुर से फिलहाल इतना ही। नमस्कार।